के हुक्मरानों पर गरजे हरक सिंह रावत। सत्ता में कोई ईमानदार नहीं, सब बेईमान हैं। सच बोलता हूं, इसीलिए किया जा रहा है परेशान। हरक बोले, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ईडी से क्या कहा ऐसा कि सब हो गए परेशान। आपके जो बयान आते जाते हैं तो काफी चर्चाओं में रहते हैं। देखिए, मैं सच कहता हूँ, तो जो सच है वो बोलना चाहिए। सरकार के निशाने पर क्यों है हरक सिंह रावत? तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, अगर केवल पैसे के लिए, केवल सुख सुविधाओं के लिए हम राजनीति कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी में अच्छा था, अच्छी तनख्वाह मिलती थी। यही जो आपकी बेबाकी रही। मैंने कोटद्वार में कहा मैं लाल ढंग से खास सड़क बनाऊंगा, सेंटर स्कूल बनाऊंगा, मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, जिला बनाऊंगा। अब मैं 5 साल में अगर नहीं बना पा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे खोखली घोषणा है। कहीं ना कहीं आप हमेशा सत्ता के टारगेट में भी आते हैं। कोई कहते एक टहनी भी का मैंने काटी हो, कोई कहते 1 रुपए का भी लेन देन अगर मैंने किया हो तो मैं रानी से संन्यास ले लूंगा। अब मैंने कहा भाई बुला लो, जांच करके खत्म करो, चुप करो। अगर मैं दोषी हूं तो जेल भेजो। आरोप लगाना, जांच करना, गिरफ्तार करना, ये तो राजनीतिक दबाव में कुछ भी कर लोगे आप। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का विवादों से चोली दामन का साथ है। यूपी की सत्ता हो या फिर उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के कद्दावर नेता रहे हैं। और सत्ता किसी की भी हो, लेकिन मंत्री तो हरक सिंह रावत ही रहेंगे, ये तय ही रहता है। लेकिन हर बार सत्ता में रहते हुए उनके पीछे विवादों का साया इस कदर चलता रहा कि हमेशा ही चर्चाओं में बने रहे। लेकिन अब कांग्रेस के साथ मिलकर हरक सिंह रावत चल तो रहे हैं, लेकिन भाजपा से किनारा करने के बाद कांग्रेस में भी उनको वो साथ नहीं मिल रहा जैसे कभी मिला करता था। वहीं अब हरक सिंह रावत ने अपने तल्ख अंदाज में जिस तरह से सत्ता के हुक्मरानों पर तंज किए हैं और कैसे ईडी सीबीआई को लेकर गंभीर बयान दिए हैं, ये बेहद ही चौंकाने वाला है। वहीं सत्ता में कौन कितना ईमानदार और कौन कितना बेईमान, इस पर जो कुछ भी हरक सिंह रावत बोले वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए योगेश शैली के साथ हरक सिंह रावत का ये खास इंटरव्यू, जिसमें क्या कुछ खोले हैं हरक ने राज और किसको किया है बेनकाब। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले और उत्तराखंड की राजनीति में खास तौर पर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले हरक सिंह रावत जी से आज हम खास वार्ता कर रहे हैं। रावत जी, इन दिनों देखा जा रहा है कि आपके जो बयान आते जाते हैं तो काफी चर्चाओं में रहते हैं। क्या वजह है इन चर्चाओं की? देखिए, मैं सच कहता हूँ और कई बार वो सच जो है कुछ लोगों को चुभ जाता है और बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं कर पाते। विशेष करके राजनीति में लोग लाख लपेट करते हैं और मैं जो सच होता है, और कई बार वो मेरे खिलाफ भी होता है, मुझको नुकसान भी होता है उसके कारण। लेकिन मैंने बहुत बार सोचा, लेकिन मैं फिर सोचता हूँ कि भाई हम अगर राजनीति में समाज का काम कर रहे हैं तो जो सच है वो बोलना चाहिए। अब हमेशा सच हमेशा जो है कड़वा होता है और इसलिए कई बार लोगों को चुभ जाता है और इसलिए वो बयान मेरे वायरल हो जाते हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो कांग्रेस में जिस तरीके की अभी परिस्थितियां चल रही हैं, अभी हाल ही में जैसे देखा जा रहा है, करण माहरा का कहना है कि केदारनाथ जो विधानसभा उपचुनाव होना है उसको लेकर के जो कैंडिडेट्स की लिस्ट थी उनको बाईपास करके भेज दी गई। ऐसे में आप भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने को लेकर के आपका नाम भी चर्चाओं में रहा है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे जो कांग्रेस में ही इस तरीके की उथल पुथल चल रही है? देखिए, 2 विषय हैं। नंबर 1 कि मैं केदारनाथ चुनाव लड़ने की बात मैंने कहीं नहीं की। मैं पदयात्रा में गया था, जो माननीय अध्यक्ष जी करण मेहरा जी ने पदयात्रा की थी, मैं श्रीनगर से उसमें सम्मिलित हुआ था क्योंकि मैं रुद्रप्रयाग से विधायक रहा हूँ। रुद्रप्रयाग जिला 97 में मैंने बनाया है। 2012 की उखीमठ की आपदा में, 2013 की आपदा में मैंने उस क्षेत्र में लोगों की सेवा करने के, लोगों के दुख दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश की है।
रुद्रप्रयाग जिले के लोग ज़्यादातर श्रीनगर यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो मेरे या तो साथ के हैं या मेरे विद्यार्थी हैं। हर गांव में 2-4 मेरे साथ के लोग, 2-4 मेरे विद्यार्थी पूरे रुद्रप्रयाग जिले में मिल जाएंगे। जब मैं कृषि मंत्री रहा, सैनिक कल्याण मंत्री रहा, तो मैंने बहुत लोग रुद्रप्रयाग जिले के, उसमें केवल रुद्रप्रयाग विधानसभा के नहीं, रुद्रप्रयाग जिले के लोग, बहुत लोगों को मैंने रोजगार दिया। वहाँ जिला पंचायत, चाहे सैलारानी जब जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, तब भी मेरी भूमिका बहुत थी उनको जिला पंचायत के अध्यक्ष बनाने में। और जब लक्ष्मी राणा जी बनी, तो भी मेरी भूमिका बहुत थी जिला पंचायत के अध्यक्ष बनाने में। तो वहाँ लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब मैं पद यात्रा में गया, तो स्वाभाविक था कि मैं बहुत लंबे समय के बाद वहाँ लोगों के बीच में गया, तो उनमें उत्साह था मेरे को लेकर। मेरे नारे लगे, करण मेहरा जी के नारे लगे, तो उससे हो सकता कुछ लोगों ने ये विचार बना लिया कि मैं शायद चुनाव लड़ना चाहता हूँ, केदारनाथ चुनाव लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इसी दौरान सैलारानी जी का देहांत हुआ था। तो सबको लगा कि शायद और विशेष करके मीडिया ने इस बात को चलाया कि मैं वहां से दावेदार हूँ। मैं कहीं दावेदार नहीं हूँ, मैं तो 92 में भी, लेकिन क्योंकि मैंने हमेशा एक बात कही कि भाई मैं दावेदार नहीं हूँ, लेकिन माना पार्टी हमको कहती है। मैंने जैसे हरिद्वार पार्लियामेंट से था, आपको ध्यान होगा मैंने दावेदारी नहीं की थी, लेकिन मैंने कहा पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़ाएगी पार्लियामेंट का, तो मैं लड़ूंगा और कोशिश करूंगा, जीतूंगा। अब भी क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, अब पार्टी का आदेश होगा तो कैसे कोई पार्टी के आदेश के अवहेलना कर सकता है। लेकिन मैं दावेदार नहीं, ना मैंने आपने देखा होगा, ना मैंने हरिद्वार पार्लियामेंट में दावा किया, ना मैं केदारनाथ में दावा किया। पार्टी हरिद्वार लड़ाती, मैं लड़ता। पार्टी केदारनाथ, पार्टी को लगेगा कि नहीं मुझे लड़ना चाहिए, या पार्टी जो आदेश करेगी। हमें पार्टी ने उड़ीसा की जिम्मेदारी दी, लोकसभा। मैं कई बार बहुत सारे हमारे मीडिया के साथी देखते हैं कि मैं लोकसभा चुनाव में गायब था। अरे भाई, मेरी ड्यूटी उड़ीसा में लगी थी, मेरा ड्यूटी कनाई क्षेत्र, उदित राज जी के क्षेत्र में, जयप्रकाश जी के क्षेत्र में। आप मेरे बौराड़ी की जनसभाएं देखो, 2-2 बजे रात तक मैंने जनसभाएं की हैं। लोग इस 2024 के चुनाव में मैंने दिल्ली में 2-2 बजे बौराड़ी जिले में जनसभाएं करी हैं। आप वीडियो नेट पे उठाकर देखेंगे, गूगल पे उठा के देखेंगे तो मैं मिल जाएगा। अभी ठीक है, मैं उस समय पार्लियामेंट के चुनाव में मैंने पार्टी से कहा कि भाई आप जब मुझे नहीं लड़ा रहे हो, हरिद्वार चुनाव नहीं लड़ाया आपने, तो मेरे को आप कहीं और प्रदेश में ड्यूटी दे दो। तो मैंने दिल्ली में काम किया, बहुत काम किया। अब नहीं जीते वहां पार्लियामेंट के मेंबर, लेकिन मैंने काम तो किया ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां तक कर्ण मेहरा जी का सवाल है, वो प्रदेश अध्यक्ष है। देखिए, वो बिल्कुल मेरे से उम्र में छोटा है, राजनीति में भी बहुत बाद में आया है। जैसे धामी बहुत बाद में है, 12 में पहली बार एमएलए हुआ, हमेशा मेरे छोटे भाई की तरह रहता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री हो गया, तो मुख्यमंत्री का सम्मान तो करेगा ना आदमी। इसी तरह कर्ण मेहरा जी 2007 में पहली बार विधायक हुए, जब मैं विपक्ष का नेता था। तो मैं कर्ण मेहरा का नेता रहा हूं, लेकिन आज वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हमारे नेता हैं। भाई, ये सवाल कर्ण मेहरा का नहीं है, सवाल कांग्रेस का है। आज वो प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और जिस दिन तक वो अध्यक्ष हैं, तब तक ये हर कांग्रेस का कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि अगर वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, तो वो प्रदेश के अध्यक्ष का सम्मान करे, प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करे। तो मैं सोचता हूँ कि अगर कर्ण मेहरा जी की अवहेलना हो रही है, तो इसका मतलब कर्ण मेहरा की नहीं हो रही है, आप प्रदेश अध्यक्ष की कर रहे हो, कोई भी करे। तो ये मैं कुछ लोगों को शायद ऐसा लगता है कि मैं कर्ण मेहरा के गुट में हूं। मैं किसी गुट में नहीं हूं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, तो मैं कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ हूं, मैं खड़गे जी के साथ हूं, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल जी के साथ हूं, प्रियंका जी के साथ हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ हूं।
अगर मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं तो। गणेश गोदियाल जी तो कल जैसे उन्होंने एक पीसीबी की और उन्होंने कहा कि जो लेटर उन्होंने प्रोसीड किया है, जो भी सूची बनाई थी, तो वो डायरेक्ट उन्होंने आगे भेज दी है, जबकि करण महाराज जी के से बाईपास होके जानी चाहिए थी। तो उनका कहना है कि मुझे कोई ऐसे आदेश नहीं थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट वो चीज भेजी है। ये गणेश गोदियाल जी का बयान था। देखिए, मैं भी विपक्ष के नेता रहा हूं, गणेश गोदियाल जी भी प्रदेश के अध्यक्ष रहे। ये तो उपचुनाव है, जनरल चुनाव भी होता है, चाहे पार्लियामेंट का हो चाहे असेंबली का हो। स्टेट पार्लियामेंट बोर्ड होता है, वो प्रस्ताव पास करके प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रस्ताव पास करके पैनल सेंटर को भेजता है, प्रभारी को भेजता है। ये माने गोदियाल जी क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष रहे, गोदियाल भी मेरा छोटा भाई है, गोदियाल जी प्रदेश के अध्यक्ष रहे, तो उन्हें मालूम है इस पे कोई आदेश करने की जरूरत थोड़ी, तो अंडरस्टूड है कि भाई कोई पर्यवेक्षक बने, कोई भी बने, तो आप या ये भी तो नहीं आदेश था आपको कि सीधे आप दिल्ली भेजो। अगर ये आदेश नहीं था कि प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से, प्रदेश के नेतृत्व के माध्यम से सेंटर को आना चाहिए, तो ये भी तो नहीं आदेश था कि आप सेंटर भेजो। कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं, कुछ चीजें नीतिगत होती हैं कि भाई अगर प्रदेश में कोई भी निर्णय केंद्र को जाएगा, तो वो जैसे माना प्रदेश सरकार विधानसभा से कोई प्रस्ताव हुआ, तो मुख्यमंत्री या जो कोई ऑब्जर्वर होगा, वो सीधे भारत सरकार को थोड़ी भेजेगा, प्रदेश सरकार के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्ताव जाएगा। ऐसी क्योंकि सामान्य सी बात है कि अगर कोई ऑब्जर्वर की टीम गई है तो प्रदेश को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, प्रदेश का नेतृत्व केंद्र को भेजेगा। इसमें अगर गोपनीयता रखी जानी है तो गोपनीयता रखी जाएगी, अगर ये सार्वजनिक डॉक्यूमेंट्स करना है तो सार्वजनिक किया जाएगा। तो इसमें मैं सोचता हूँ कि कोई बहुत ज्यादा हम गेंद एक दूसरे के पाले में डालें, ये उचित नहीं है। सामान्य सी बात। तो इसके साथ साथ अगर देखा जाए, सरकार के निशाने पर क्यों है हरक सिंह रावत? कहीं ना कहीं कई चीजें अभी सामने आई हैं, जो भी जांचें करवाना, क्यों है? देखिए, क्योंकि मैं सही मायने मैंने कहा ना कि मैं कई बार सच बोलता हूं। अब मैंने एक बयान कांग्रेस भवन में दिया था कि, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं, धामी मेरा छोटा भाई है, मैं उसके साथ एज ए मंत्री काम कर चुका हूं। व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है, लेकिन हम अगर कांग्रेस में हैं और हम कहें नहीं जी मंत्री खाम गन्ना किसानों भुगतान नहीं हो रहा है, अंकिता को न्याय नहीं मिल पा रहा है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, और दूसरी तरफ हम कहें कि भाई मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छे हैं। धामी अच्छे हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से धामी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो, अगर हमने मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी तो इसका मतलब तो हम सरकार की तारीफ कर रहे हैं। तो मैंने एक भाषण मैंने वहां कांग्रेस भवन में कह दिया था, उसमें देवेंद्र यादव जी थे कि भाई, क्योंकि हमारे कुछ लोग मुख्यमंत्री की तारीफ कर देते हैं और मंत्रियों की खिलाफत करते हैं, तो मैंने कह दिया कि भाई अगर हमने मुख्यमंत्री तारीफ कर दी, इसका मतलब सरकार अच्छा काम कर रही है, तो हमारे कार्यकर्ता रोज धरना प्रदर्शन करेंगे, और हम मुख्यमंत्री तारीफ कर देंगे तो सारे धरना प्रदर्शन बेकार हो जाते हैं। इससे कई लोग, इससे दिक्कतें आ गई, इससे पाखरो टाइगर सफारी के नाम पर ईडी आ गई। अब आप मुझे बता दो, सिंपल सी बात मुझे बता दो, और मैं दुनिया की कोई जांच एजेंसी जांच कर ले, 2 जनरेटर, वो भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है ना। अब उसी बात की जांच सीबीआई कर रही है, उसी जांच की ईडी कर रही है। अब पाखरो टाइगर सफारी में मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ईडी का जांच क्या होता है कि कोई अपराध के द्वारा कोई अगर पैसा आपने कमाया हो, या तभी तो मनी लॉन्ड्रिंग है ना। अब पाखरो टाइगर सफारी में कोई कैदे
कि 1 रुपया, 1,000 की बात तो छोड़ दो आप, 10,000 की बात और लाख की बात छोड़ दो आप। कोई कह दे एक टहनी भी का मैंने काटी हो लकड़ी की, कोई कह दे 1 रुपये का भी लेन देन अगर मैंने किया हो, तो मैं रानी से संन्यास ले लूंगा। आरोप लगाना तो बहुत सरल है। मैंने जैसे जैनी प्रकरण मेरे खिलाफ हुआ था 2003 में, कभी कभी लोग कहते हैं साहब बहुत विवादों में, अरे मैं विवादों में, हमने जब कोई गलती की नहीं तो विवाद में तो जबरदस्ती कोई षड्यंत्र हमारे खिलाफ कर ले। तो मैंने कहा था विधानसभा के अंदर, कितने लोगों नेताओं के अंदर हिम्मत है कि मैंने जैसी मेरे खिलाफ कुछ आरोप लगे तो मैंने खुद ही सीबीआई की जांच की मांग करी, खुद ही डीएनए टेस्ट की मांग करी, खुद ही मैंने विधानसभा से मंत्री पद से इस्तीफा दिया, दैनिक वाणी की इस्तीफा दिया, और ये कहा मैं विधानसभा के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा, सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा, और जब तक सीबीआई की जांच में, डीएनए टेस्ट में कोर्ट से केवल बरी होना नहीं, सच सम्मान वो नहीं हो गया, और ये नहीं लगा कि सबूत नहीं मिले, ये हुआ कि नहीं मेरे खिलाफ कोई तथ्य थे ही नहीं। तो आज क्योंकि मैं अगर सच बोलता हूं तो उसके कारण विवाद हो जाता है, उसके कारण लोग चर्चाएं करने लगती हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज ईडी 1 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। अब 2 जनरेटर वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ी है। मंत्रियों के कोठियों में, मंत्रियों के घरों पे सरकारी विभागों से सामान आता है, मंत्री पद से हटता है, वो वापस हो जाता है। कोई अधिकारी कह दे कि हमने ये लेटर भेजा था आपको कि मेरे पीएस को भेजा, मुझको भेजा कि साहब ये जनरेटर वापस कर दो, और हमने मना कर दिया हो या नहीं दिया हो जनरेटर, तो जनरेटर मंत्री को घर पे या कहीं कार्यालय में या सब ऑफिस में या किसी उस पे, क्योंकि उसमें कोविड था तो यहाँ जनरेटर यहाँ लगा नहीं सकते थे, यमुना कॉलोनी लगा नहीं सकते थे, कोटद्वार मेरे घर पे लगा नहीं सकते, क्योंकि उस समय मैं यहाँ आता ही नहीं था, या तो मैं कॉलेज चले जाता था, वहां मैंने 1-2 कमरे बना रखे थे, वहां चले जाता था, या मैंने वहां छिदरवाला में एक अपना कैंप ऑफिस बना रखा था, क्योंकि कोविड था। मैं प्रभारी मंत्री, पौड़ी जिले का, रुद्रप्रयाग जिले का प्रभारी मंत्री था, इसलिए मैं वहां नहीं आता था, घर में नहीं आता था, मेरे कारण किसी घर के लोगों को कोविड ना हो जाए, दिक्कत में ना आ जाए। तो अब 2 जनरेटर के अलावा कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग होगी भाई? वो मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ी है। अभी इतने मंत्री हैं, उनके विभागों से देख लो, सबके यहाँ सामान आवंटन होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसलिए ये सब कुछ किया जाता है। अगर हिंदुस्तान उत्तराखंड में सीबीआई जांच होगी तो 2003 में सबसे पहले हरक सिंह की हो गई जैनी प्रकरण में। आज ईडी किसी उत्तराखंड में अब तक जो है किसी राजनेता के, किसी राजनीतिक व्यक्ति की जो है ईडी जांच हुई, सबसे पहले टारगेट पे मैं आया। तो उत्तराखंड बनने के बाद सीबीआई के पहले टारगेट पे मैं, ईडी के टारगेट पे पहली मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं भाई कि लोगों में ही मैं दिखता हूं। मैंने तो एक दिन कहा कि उत्तराखंड में जितने मुख्यमंत्री बने, उत्तराखंड में जितने मंत्री बने, इन सब की जांच करा लो, इन सब की जांच करा लो कि इन्होंने पूरी जिंदगी में क्या काम किया। अब इसीलिए तो लोग मेरे बुरे बन जाते हैं। इनमें ज्यादातर मुख्यमंत्री, ज्यादातर जो मंत्री हैं, इन्होंने जिंदगी में कहीं 1 रुपए का काम नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं अगर देहरादून में घर भी बना लिया तो कहां से बनाया भाई? हरक सिंह रावत ने 25 साल गढ़वाल विश्वविद्यालय की नौकरी की है, प्रोफेसर रहा है। हमारे परिवार में सब लोगों ने काम किया है। मेरे पिताजी रिटायर होने के बाद आप जानते हैं दुकान चलाई है, होटल चलाया है। दुकान से आमदनी होती थी, होटल से आमदनी हुई। मैंने यूनिवर्सिटी नौकरी, आज भी 1 लाख रुपए विधायक मुझे यूनिवर्सिटी से पेंशन मिलती है। मैं 33 साल से विधायक और मंत्री रहा हूं, तो विधायक की पेंशन है, विधायक की सैलरी मिली है, मंत्री की सैलरी मिली है, सुविधाएं मिली हैं। तो अगर माना गाड़ी सरकारी मिल गई तो आपका खर्चा बच गया ना, आपकी तनख्वाह बच गई ना।
मिसेज इंटर कॉलेज पेस मिल रही है, तो आप दूसरों को जोड़ लो। मैंने ठेकेदारी करी है छात्र जीवन से लेकर लाल, वो जो पाबों ब्लॉक में चिपल थली शहर में चिपलगांव, यहाँ गोदयाल जी का घर है, गोदयाल जी ने 4 किलोमीटर लाल चिपल घाट से लेकर 4 किलोमीटर सड़क मैंने बनाई है। रुद्रप्रयाग आगे सुमेर पेयजल योजना मैंने बनाई है। श्रीनगर डैम में काम किया है। तो मैंने तो छात्र राजनीति से लेकर ठेकेदारी करी, काम किया, और काम से आज वो क्या है। और मैं कह रहा हूं उत्तराखंड के जितने राजनीतिक लोग हैं, इन्होंने जिंदगी में क्या काम किया और इन पे पैसा कहां से आया, ये जांच करा लो। उस दिन आज मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं। ईडी सीबीआई जांच करा ले उत्तराखंड के सारे नेताओं की, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस के। उस दिन तय हो जाएगा कि ईमानदार लोगों में मेरा नाम, मैं ये नहीं कह रहा हूं सबसे ऊपर आएगा, लेकिन बीच बीच में ऊपर कहीं ना कहीं अच्छे टॉप ईमानदार नेताओं, टॉप 5, 6, 10 नेता ईमानदार नेताओं में आएगा। और भ्रष्ट जो नेता हैं उनमें मेरा नाम पीछे नहीं आएगा। मैं आज आपको कह रहा हूं। तो गणेश जोशी जी भी बड़े चर्चाओं में हैं, उनको लेकर के संपत्ति के को लेकर के भी चीजें हैं, लेकिन सरकार उस पर चुप्पी साधे हुए। मैंने कहा नहीं, देखिए मैं पर्सनल गणेश जोशी भी, क्योंकि गणेश जोशी को भी मैंने राजनीति में लाया हूँ। जब युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना दिनेश, जो यूपी चीफ मिनिस्टर है दिनेश शर्मा जी, वो युवा मोर्चे के अध्यक्ष होते थे उत्तर प्रदेश। उनको सबसे पहले गणेश जोशी को युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष प्रकाश सुमन ध्यानी मेरे पास आए थे और मैंने उसमें मदद की थी उनकी। तो मैं व्यक्तिगत तो नहीं कहना चाहता हूँ, मैंने कहा नहीं, लेकिन भाजपा नहीं कराएगी ना। आप सोचो, अगर मैं ये जो जांच हो रही पाखरो टाइगर सफारी की, ये भाजपा सरकार के कार्यकाल की हो रही है ना। 8 जनवरी को आचार संहिता लगी ना, 16 जनवरी को मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री पद से हटाया ना। तो ये जो अगर भ्रष्टाचार हुआ है भाजपा सरकार में हुआ ना, लेकिन अगर मैं भाजपा सरकार में ही रहता तो इसका मतलब ये अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है तो ये कहीं ना कहीं आरोप तो भाजपा पे लगता है। फिर इसका मतलब सर एक चीज और है, क्या ये मानते हैं आप कि भाजपा से छोड़ने के बाद ये सारी जांचें आपकी झोली में आई, लेकिन अभी हाल ही में NH-74 घोटाला इस प्रदेश का सबसे बड़ा महा घोटाला जिसे कहा जा सकता है, इस घोटाले में जितने आरोपी रहे, काफी लोग उस समय जेल भी गए, त्रिवेंद्र रावत जी ने उस समय एक्शन भी लिया और जीरो टॉलरेंस की नीति पे भी चले। आज वर्तमान में उनको क्लीन चिट दी जा रही है, डीएम लिख के देते हैं कि जो मुख्य आरोपी डीपी सिंह है उनके खिलाफ जो भी जांच हो रही है उसमें कहीं भी वो नहीं पाए गए हैं। तो ये महा घोटाला, जब आरोपी ही उनको क्लीन चिट दे दी जा रही है, तो क्या घोटाला हुआ या नहीं हुआ? क्या देखिए, घोटाला बिल्कुल सामने है, लेकिन ये दुर्भाग्य है, मैं वही तो कह रहा हूं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला जो NH का मामला था, अब वही मैं कह रहा हूं, अगर वही जांच, अगर उनमें से कोई एक अधिकारी जो है आज कांग्रेस में सम्मिलित हो जाए रिटायरमेंट लेके, तो उसके खिलाफ जांच हो जाएगी NH की। अब क्योंकि वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के इर्द गिर्द हैं तो उनको क्लीन चिट मिल रही है। नहीं तो NH घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। आज मैं यही तो कह रहा हूं कि इस उत्तराखंड में, मैं आज आपको बहुत साफ कह रहा हूं, मैं देखिए, मैं जब से राज्य बना है तब से मैं कहीं ना कहीं या तो सरकार में रहा हूं या विपक्ष के नेता के रूप में रहा हूं। चाहे तिवाड़ी जी में किस सरकार में रहा हूं, विपक्ष नेता रहा हूं, विजय बहु के साथ रहा हूं, हरीश राव के साथ रहा हूं, धामी के साथ रहा हूं, तीरंदाज मंत्री रहा हूं, फिर इसके बाद तीरथ के साथ रहा हूं। और इन 20-22 सालों मैंने देखा है, सही मायने में मैं देखा हूं, जो हंसा दहनाई, बेलवंती चौहान, भाई राजेश रावत, भाई बेंजवाल, जिन्होंने इस राज्य के लिए अपना बलिदान दिया है, अगर उनकी आत्मा कहीं से देख रही होगी तो रो रही होगी कि उत्तराखंड हमने बेईमान अधिकारियों के लिए और बेईमान नेताओं के लिए बनाया है। सही मायने में मैं आपको बताऊं, मैंने कहा मैं दूध का दूल्हा नहीं हूं, लेकिन पैसा कमाने के लिए, एक पैसा कमाने की नीयत और
गिर के नहीं पैसा कमाया जा सकता। किसी गरीब, किसी रोजगार के नाम पर, भर्ती के नाम पर, जितना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में मैंने नौकरी लगाया है लोगों को, चाहे उपनल से जो आज 22-25 हजार लोग हैं, सिर्फ 3,000 थे जिस दिन मैं उपनल का चेयरमैन, सैनिक कल्याण मंत्री बना था। आज 23-24 हजार है, सब हरक सिंह रावत के समय में लगे। कोई कह दे, कोई खड़ा होकर कह दे कि हमने रावत जी को साला चाय पिला, अरे भाई जो बच्चा जिसको हम 20-25 हजार पे नौकरी लगा रहे हैं, क्या उससे पैसे लेंगे? कोई कह दे लोक सेवा आयोग में, आदर्श चयन आयोग में, कि मैंने किसी से किसी की सिफारिश करी हो, क्योंकि मैं योग्यता के आगे जो है किसी को गलत व्यक्ति का चयन नहीं करता हूं। तो इतने लोगों हमने काम किए हैं। कभी कोई कह दे, कोई विधायक निधि में कभी कह दे कि मैंने विधायक निधि में 1 रुपया किसी से लिया हो? मैं रुद्रप्रयाग से विधायक रहा, अरे 7 घर तो डायन भी छोड़ती है। अब हम विधायक निधि में ही अगर विधायक लोग जो है कमीशन लेने लगेंगे, हम अपनी विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई के अधिकारियों से, कर्मचारियों से जो है कमीशन लेने लगेंगे, तो काम की क्वालिटी घटेगी ना। जो आदमी को आपको 1 लाख 2 लाख रुपए देगा, वो अधिकारी जो आपके बाल बच्चों के लिए जो है चोरी कर रहा है, डकैती डाल रहा है, जो अधिकारी, तो अपने बच्चों के लिए नहीं डकैती डालेगा। मैं उदाहरण नाम नहीं ले रहा हूं, एक हमारे प्रमुख सचिव एक फाइल मेरे पास लेकर आए कि साहब ये प्रमोशन हो रहे हैं, बड़े अच्छी कमाई की पोस्ट है इनकी, इनसे कुछ कहना है। तो मैंने उस बहुत सीनियर आईएएस अफसर था, मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, मैं विभाग भी नहीं ले रहा हूं नाम, जिससे कि कुछ चीजें नैतिकता में रहनी चाहिए, गंभीरता रहनी चाहिए। तो मैंने उससे कहा, हरक सिंह रावत, मैंने कहा भाई देखो, ट्रांसफर, पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट में पैसा नहीं लेता है। मैं खुद से किसी को बेईमान नहीं बनाता हूं, क्योंकि जो अगर हमने ट्रांसफर में, प्रमोशन में, अपॉइंटमेंट में अगर उससे पैसा ले लिया, तो डे स्टार्ट से उसके मानसिकता में रहेगी, यार हमने मंत्री जी को अगर पैसा दिया है, तो जो हमारे बच्चों के लिए बेईमानी कर रहा है, तो वो अपने बच्चों के लिए नहीं करेगा बेईमानी। तो हम एक जन्म से किसी को बेईमान नहीं बनाना चाहते। वो बेईमानी करे तो वो जाने, उसके बच्चे जाने। अरे कहीं ना, मैं तो लोगों से कहता हूं भाई आंख बंद कर लो, 2 मिनट के लिए आंख बंद कर लो, पूरे बचपन से लेकर अब तक आपने क्या अच्छा किया, बुरा किया है, आपकी आंखों सामने आ जाएगा। भाई साहब, ये तो हो सकता है कि समाज में, मीडिया में भी हो सकता है किसी छवि जो है बहुत ईमानदार की हो, लेकिन असली दर्पण हमारा हृदय होता है। हमें पता होता है कि हम बेईमान है, कि चोर हैं, कि ईमानदार हैं। और ये जो सच बोलने की ताकत होती है, ये ताकत अंदर से आती है। चोर कभी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। और इसलिए मैं ईडी, सीबीआई जैसे जांच जैसे कहता हूं, भाई ठीक है, तुम परेशान कर सकते हो ना किसी के दबाव में आके। अब कभी सहसपुर की जांच निशंक जी से मेरा झगड़ा हुआ, तो सहसपुर की जमीन खोल दी। मेरा हरीसाव से झगड़ा हुआ 16 में, तो उस जांच पर खोल ली। अब ईडी तो वो भी जांच वो भी शुरू कर दिया। अरे भाई हम गलत है ही नहीं। अब तुमने पहले कहा सुशील रानी डेथ जो है 74 में हो गई, बाद में हमने हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के कागज नैनीताल हाईकोर्ट में लगाए, तब तुमने कहा हाँ डेथ तो 2005 में हुई, सुशील रानी साहब एक ही महिला थी, तब तुम ये कहने लगे। अब तुम कहने लगे नहीं साहब वो मंत्री जी ने अपने प्रभाव। अरे भाई वो जमीन 49 में खरीदी जिस महिला ने, और 2002 में मैंने अगर मानो उससे जमीन खरीदी, 2002 तक तो उसके नाम पर जमीन थी ना। 73 में देख लो, हर 49 से लेकर और 2002 तक उसके, तब तो मैं नहीं जानता ना सुशील रानी को। तो 73 में, 74 में, 80 में, 85 में, कि उसमें तो मैं राजस्व मंत्री नहीं था, तब तो बच्चा रहा हूंगा। तो तब मैंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दिया, उसके नाम पर जमीन चढ़ा दी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि होता क्या है कि जिस चीफ मिनिस्टर से मैं भिड़ जाता हूं, हाइड्रो प्रोजेक्ट मामले में, घोटाले मामले में मैं निशंक से भिड़ गया। मैंने निशंक खिलाफ 52 जगह धरने दे दिए हाइड्रो प्रोजेक्ट मामले में। मैंने चंडीगढ़ में फर्जी कंपनी थी, एक ही फर्जी एड्रेस पे
चंडीगढ़, गुड़गांव, नोएडा में फर्जी एड्रेसों पे, और मैंने वहां की वीडियो ग्राफी करा दी कि भाई वो वहां तो जो है कोई परिवार रह रहा है, वहां तो कोई वो कंपनी का कोई जहां एड्रेस था वो था ही नहीं। तो मैंने खोल दिया घोटाला कि मैंने हर की तिरणी घाट से हर की पौड़ी शुरू किया धरना। हर की पौड़ी, तिरणी घाट, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, काशी, सब जगह मैंने धरने दिए कि हाइड्रो प्रोजेक्ट में 800 करोड़ 850 मेगावाट बिजली जो है योजना जो है बेच दी गई, गंगा यमुना को बेच दिया। तो निसंग जी कुछ नहीं मिला तो मेरे सहसपुर की जमीन की जांच करा दी। जब हरीश राव से हमने बगावत करी तो हरीश राव ने वो जांच करा ली। अब फिर जो है हमको भाजपा से बाहर आए तो फिर उसकी जांच शुरू हो गई। पाखरों टाइगर सफारी के नाम से सहसपुर की जांच शुरू करा दी। अरे मैं कह रहा हूं कराओ ना जांच, लेकिन केवल आरोप लगाना और फिर लास्ट में 2-4 महीने। और ये मैं कई बार कहता हूं, हिंदुस्तान का कानून ऐसा कानून है। मैं आप जिसने सुशीला रानी को सहसपुर जमीन 1911 में जिस अधिकारी ने, इवन की डीजीपी जो इस समय डीजीपी हैं अभिनव या एसएसपी थे, इनका लेटर में दिखा सकता हूं। इन्होंने लिखा कि नहीं सुशीला रानी के 2 लड़के थे, एक विदेश चले गए, एक मर गया और उसकी डेथ 1974 में हो गई। जिले का कप्तान बिना जांच करके लिख रहा है और इसलिए सरकार में जमीन मर्ज कर दी जाए। बाद में वही लिख रहे हैं 2016 में कि नहीं सुशीला रानी सावित्री देवी एक ही थी और उसकी डेथ तो 2005 में हुई, लेकिन इसने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके जमीन अपने नाम पे चढ़ा के रखी। मेरा ये कहना है कि जो अधिकारी, ये हिंदुस्तान कानून में ऐसा कानून है कि भाई किसी नेता की छवि, किसी सामाजिक कार्यकर्ता की छवि आप गलत खराब करते हो जांच के नाम पर, तो उस अधिकारी के खिलाफ भी कानून में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जिस दिन कानून में यह व्यवस्था हो जाए कि अगर आपकी जांच गलत हुई तो आपको भी उन्हीं धाराओं में आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उस दिन हिंदुस्तान के अंदर जो है बेईमानी और भ्रष्टाचार और अराजकता खत्म हो जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है कि सरकार के दबाव में आकर एजेंसियां जो है किसी को भी कुछ फंसा देंगी, तो ऐसे में तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। जो आदमी ऊंची आवाज में गरीबों की लड़ाई, सच्चाई की लड़ाई लड़ सकता है, वो दब जाएगी, क्योंकि उस पर फिर मुकदमा ठोक दिया जाएगा आदमी। फिर अब मुझे कितना परेशान किया गया। मैं जैसे हरिद्वार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था तो ईडी आ गई, रोज नोटिस भेज रहे हैं। अब मैंने कहा भाई बुला लो, जांच करके खत्म करो जो कर लो, अगर मैं दोषी हूं तो जेल भेजो। लेकिन मैं ये एक चीज बात जोड़ कह रहा हूं, आरोप लगाना अलग चीज है। आज ईडी का सक्सेस रेट क्या है? 0.46% है, 1% भी नहीं है। तो आज ईडी पर सवाल निशान खड़ा हो रहा नहीं हो रहा है, ईडी जैसी जांच एजेंसी पे। आप नेट पे देख लो कि ईडी का सक्सेस रेट क्या है। तो किसी जांच एजेंसी की सच्चाई का पता उसके सक्सेस रेट पे होता है। आरोप लगाना, जांच करना, गिरफ्तार करना, ये तो राजनीतिक दबाव में कुछ भी कर लोगे आप, लेकिन उसको मुकाम तक पहुंचाना, उसको साबित करना, ये महत्वपूर्ण है। सत्ता में भी आप अगर उत्तराखंड की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के समय भी, सत्ता में भी आप हमेशा बने रहे, सत्ता से भी आपकी नजदीकियां रही, लेकिन यही जो आपकी बेबाकी रही और उसकी वजह से सत्ता में रहने के बावजूद भी आपको इस तरीके से कई बार ऐसे बाहर आना पड़ा और फिर कहीं ना कहीं आप हमेशा सत्ता के टारगेट में भी आते गए। तो इसको लेकर के देखा जाए तो पिछले, चाहे हरीश रावत के समय की भी बात करें, फिर एक समय एनडी तिवारी जी के टाइम पे भी यही सब चीजें हो गई थी और फिर अब भाजपा में भी ऐसा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं उदाहरण दे रहा हूं। मैं 2017 में लोकसभा चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा। मैंने कोटद्वार में कहा मैं लाल ढंग चिलर खास सड़क बनाऊंगा, सेंटर स्कूल बनाऊंगा, मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, जिला बनाऊंगा। अब मैं 5 साल में अगर नहीं बना पा रहा हूं तो इसका मतलब मेरे खोखली घोषणा है। और या तो सरकार नहीं आई होती है, मैं सरकार में नहीं होता।
भाई दिल्ली में हमने कहा दिल्ली में मोदी, देहरादून में मोदी, कोटद्वार में मोदी। अब लोगों ने दे दिया, दिल्ली में मोदी दे दिया, कोटद्वार में मोदी दे दिया, देहरादून में मोदी दे दिया। गडकरी जी मेरे चुनाव क्षेत्र में आए थे 2017 मेरे विधानसभा चुनाव में। उन्होंने वायदा किया था कि मैं लाडंग खाल सड़क बनाऊंगा, मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। अब जब मैं नहीं बना पा रहा हूं तो मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा? अब या तो देखो, जैसे रितु खंडूड़ी है, विधानसभा अध्यक्ष है कोटद्वार से, तो आज न मेडिकल कॉलेज की बात कर रही है, न लाडंग खाल सड़क की बात कर रही है, ना पाखरो टाइगर सफारी बना रही है। तो ये कोई हरक सिंह रावत के लिए थोड़ी थी ये प्रोजेक्ट। ना सेंट्रल स्कूल बन रहा है। अब विधायक तो भारतीय जनता पार्टी से रितु खंडूड़ी भी है ना, उसको भी 3 साल होने जा रहे हैं ना, 3 साल हो जाएंगे दिसंबर में उसको भी। तो 3 साल में न मेडिकल कॉलेज की फाइल आगे बढ़ी, ना सेंट्रल स्कूल की फाइल आगे बढ़ी, जबकि इनमें सब में बहुत, सेंट्रल स्कूल में पूरी पॉजिटिव रिपोर्ट बनकर भारत सरकार को गई हुई है। मेडिकल कॉलेज की लिए स्वयं सेना के टाइम पे भी पैसा दिया गया था। मेरे समय में मैंने मंत्रिमंडल का बहिष्कार किया था, तब 25 करोड़ की जियो हो गया था। अब वो कहां गया भगवान जाने। लालडांग चिलखा 70% सड़क बन गई थी। अरे माना सुप्रीम कोर्ट में, तो आप सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी करो। मेरे टाइम पे भी तो सुप्रीम कोर्ट में था मामला, मैंने ठीक से पैरवी करी सुप्रीम कोर्ट में, माना हाई कोर्ट में। तो काम माने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से काम हुआ कि नहीं हुआ? 70% काम हुआ लालडांग चिलखा सड़क पे। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि या तो देखिए, जैसे रितु खंडूड़ी चुपचाप बैठी है, नहीं कर रही है, ना मेडिकल कॉलेज बना रही, ना सेंट्रल स्कूल बना रही, ना पाखरो टाइगर सफारी बना रही, ना कुछ नहीं कर रही है। या और भी विधायक, मैं नाम इसलिए रहा हूं, मैं कोटद्वार से अभी विधायक रहा, ऐसे और भी विधायक या तो ना चुपचाप चुनाव के टाइम पे बड़ी बड़ी बातें करो और उस बाद चुनाव के बाद जो है आप मंत्री बन जाओ, फिर भूल जाओ। अब मैं क्या होता कि जब प्रहलाद जोशी ने मुझसे कहा कि राव जी आप कोटद्वार से क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते, नहीं जीतोगे। मैंने जी, मैं पिछली बार 11,000 वोट से जीता था, इस बार मैं 15,000 से ज्यादा वोट से जीतूंगा। व्यक्तिगत रूप से मैंने बहुत काम किए लोगों के, लेकिन मेरी नैतिकता नहीं है। मैंने कहा क्योंकि मैं लोगों से क्या कहूंगा, मैं मंच पे जब खड़ा हुआ तो मेरी आत्मा रोएगी कि मैंने मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, मैंने लालडांग चिलखा सड़क नहीं बनाई, मैंने सेंट्रल स्कूल नहीं बनाया, मैंने पाखरो टाइगर सफारी पूरी नहीं बनाई। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मेरी आत्मा रोती है। मेरे को लगता है कि नहीं यार, हम राजनीति, मैं तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, अगर केवल पैसे के लिए, केवल सुख सुविधाओं के लिए हम राजनीति कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी में अच्छा था, अच्छी तनख्वाह मिलती थी, घर से घर था, सब कुछ था, मैं प्रोजेक्ट ले आता, खूब अच्छा पैसा कमाता। हम राजनीति में आए हैं तो कुछ करने के लिए आए ना, कुछ हटकर करने के लिए आए ना, जो हम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए नहीं कर सकते थे। उस जुनून के साथ आए ना हम राजनीति में, और वो जब जुनून हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं लड़ता हूं फिर, और लड़ता हूं तो फिर लोगों को तकलीफें होती हैं। एक बयान अभी कुछ दिन पहले भी हमने सुना था कि अगर मैं बोलूंगा तो कई राज खुल जाएंगे। क्या है वो ऐसे राज? मैंने कहा ना कि जैसे मैंने अभी विभाग में नैतिकता के लेकर वो विभाग और उस प्रमुख सचिव का नाम नहीं लिया, मैंने इशारा किया कि चाहे 2016 की, अगर आज आप मैं बताओ कि अगर मैंने कहा ना जिनके घर कांच के हों उनको दूसरे घरों में पत्थर नहीं डालना चाहिए। जो बहुत ईमानदारी की जो लोग बात करते हैं, अब जब वो हम पे उंगली उठाते हैं, ईडी की जांच होती है, तो मैंने ईडी वालों से कहा कि मेरा बयान लिख लो। पर सच ये है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में भी कहूंगा कि हाँ मैंने ये बयान दिया था, इसकी जांच नहीं करी, फिर पूरे देश में बहुत लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैंने कहा ईडी को, अरे बयानों पे अगर गिरफ्तार होना है, बयानों पे अब मैं तो सच बोलूंगा। ये तो झूठी पागल और टाइगर सब झूठी रिपोर्ट लिख रहे हैं, और मैं तो अपने 90 साल के, मेरा बाप है, अपनी माँ की कसम, अपने बच्चों की कसम खा के कहूंगा, सच कहूंगा जो कहूंगा। केवल वैसे अपराधी उतर नहीं कि गीता की कसम खाएं और 100% झूठ कहें। तो इनके जो आज बड़ी ईमानदारी और भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं, उनके चेहरे भी सामने आ जाएंगे। इसलिए मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोलता हूं, क्योंकि कई बार क्या, जब हम उसके
उस भ्रष्टाचार के अघोषित रूप से हम पार्ट होते हैं। तो इसलिए भाई मैं तो कहा नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं ईमानदार लोगों में नंबर 1 पे आऊंगा, और मैं सही मायने में कहूं, मैं सच कहूं, मैं आज आपको मैंने जब 84 कुटी इसका स्वर्गाश्रम 84 कुटी का वो जो वो बनाया मैंने, वो बनाया म्यूजियम, उसका लोकार्पण किया तो बहुत मीडिया था। मैंने कहा भाई कोई नेता कहे मैं ईमानदार हूं, इससे बड़ा दुनिया का झूठ नहीं हो सकता कोई। अरे मेरा बाप सिपाही था, मैंने 8 एमएलए चुनाव लड़ लिए, एमएलसी 9, 2 पार्लियामेंट 11, मेरे मिसेज जिला पंचायत सदस्य लड़ी, फिर दोबारा जिला पंचायत सदस्य लड़ी, जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ी, ये तो मैंने ऐसे बहू लड़ी एमएलए। उससे पहले मैंने शिक्षक संघ का अध्यक्ष चुनाव लड़ा, महामंत्री चुनाव लड़ा, गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा। एक सिपाही के बेटे भी इतना चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आया? कहीं ना कहीं समाज से आया ना, कहीं ना कहीं समाज से आया ना। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि जब कोई कह रहा है अरे मैं तो बहुत ईमानदार हूं, मुझे हंसी आती है भैया। क्योंकि आज अगर आप जो है माफ करना, आप पत्रकार हो, आज अब जो है आजकल मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आजकल कुछ लोग मेरे खिलाफ, हमारे तो दूसरे मित्रों के न्यूज ज्यादा दिखा रहे हैं, मेरे को हादसे भी दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मदद मांगी, मैं नहीं कर पाया मदद, तो उन्होंने आजकल मुझको डाउन करना शुरू कर दिया। तो अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं भाई, आप मीडिया भी है तो बिना पैसे के चल रहा है क्या? आप भी मीडिया में हो तो तनख्वाह मिल रही ना, तो आपकी तनख्वाह देने के लिए भी तो आपका मीडिया ग्रुप कहीं से पैसा आ रहा होगा ना, जब विज्ञापन से आ रहा होगा, चाहे कहीं से आ रहा होगा। ऐसे हम नेताओं पे भी जब पोस्टर छपता है, टैक्सियां चलती हैं, हमारे घर पे लोग मिलने आते हैं, आजकल तो कम लोग आ रहे हैं, नहीं तो सुबह शाम तक 150 लोग आ रहे हैं, चाय पी रही है, खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। किसी के इलाज के लिए पैसे देने पड़ते हैं, किसी के शादी ब्याह में 2100 रुपया 5100 रुपया देने पड़ते हैं, कहीं उद्घाटन में जाओ क्रिकेट का, वॉलीबॉल, रामलीला में जाओ तो आज 21,000 रुपए देने पड़ते, कहां से आ रहे हैं भैया पैसा? आप मुझे बता दो ना। अभी मैं अब तो कुछ भी नहीं हूं आजकल, मैं इतनी रामलीला में गया, मैं कभी 51,000 से कम नहीं देता था रामलीला में, अब आजकल 21,000 रुपए दे रहा हूं। शादी में मैं लड़कियों से शादी थी 51,100 रुपए देता, 51,000 देता था, आजकल मैं 2100 रुपए दे रहा हूं। तो कहां से आ रहा है पैसा? तो अब मैं सच बोलता हूं तो लोगों को तकलीफ जाती है, लोग तो कह रहे हैं अरे भैया हम तो बहुत ईमानदार हैं, खा के ईमानदार हैं। जो कहे सबसे ईमानदार हो वो सबसे बड़ा चोर है। सच कहता हूं इसलिए सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को बुरा लग जाता है, और शायद कई बार आईना दिखा देते हैं और लोगों को अपना चेहरा ही पसंद नहीं आता, इसलिए हरक सिंह रावत हमेशा विवादों से जुड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं चर्चाओं में भी बने रहते हैं। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में अगर देखा जाए तो हरक सिंह रावत वो नाम है, वो चेहरा है कि जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। लेकिन एक बार गढ़वाल का फिर ये शेर कब हुंकार मार दे और इस सत्ता के गलियारे में कब हलचल मचा दे, ये कोई नहीं जान सकता। कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश शैली, देहरादून।